जय हिंद दोस्तों, रक्षा गन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आपकी कौन कौन सी मांगे हैं जो आप भारत सरकार से मनवाना चाहते हैं? अब आप बोलेंगे कि हमारी बहुत सारी डिमांड है, हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी सारी डिमांडों को पूरी करे। दोस्तों कुछ आपकी डिमांड है जिसका जवाब आर्मी हेडक्वार्टर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, एजी ब्रांच ने दिया है। अब कौन कौन सी आपकी मांगे हैं जिसका जवाब एजी ब्रांच ने दिया है, पहले ये समझते हैं। दोस्तों आपकी सबसे बड़ी डिमांड है कि जो ओआरओपी में प्रॉब्लम चल रही है पेंशन से जुड़ी, उसको दूर करना। दूसरी डिमांड है कि जो स्पर्श में प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि कुछ टेक्निकल दिक्कतें या फिर डेटा करेक्शन को लेकर, मतलब इस वर्ष में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको दूर किया जाए। फिर दोस्तों आपकी डिमांड है एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे दिया जाए, ना कि जब 80 साल खत्म हो जाए। फिर दोस्तों आपकी एक और डिमांड है कि कम्यूटेशन को जो पीरियड है 15 साल का, उसे कम करना। यानी जो भारत सरकार 15 साल तक आपकी रिकवरी कर रही है पेंशन में से, वो रिकवरी दोस्तों 10 से 11 साल बाद बंद हो जाए। यानी जो पीरियड है कम्यूटेशन का, उसको कम करना। तो दोस्तों इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं आर्मी हेडक्वार्टर ने। जी हाँ दोस्तों एक लेटर है एजी ब्रांच का, उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब दिए हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्रिगेडियर इंदर मोहन सिंह जी के द्वारा एक लेटर भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, एक लेटर भेजा गया था जिसमें दोस्तों आपकी 4 डिमांड थी। सवाल पूछा गया आर्मी हेडक्वार्टर से, जैसे कि ओआरओपी एनोमलीज को लेके, स्पर्श में प्रॉब्लम को लेके, एडिशनल पेंशन को लेके और कम्यूटेशन के पीरियड को कम करने को लेके। इसी का जवाब दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर ने दिया है। और दोस्तों ये लेटर है, अभी का लेटर है दिसंबर का। सबसे पहला दोस्तों जवाब दिया है 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी के संबंध में। ओआरओपी में जो आपकी विसंगतियां हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, ओआरओपी 3 हो, उसमें जो विसंगतियां निकल के आई हैं, उसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर क्या सोचता है, भारत सरकार क्या सोचता है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या सोचती है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला जवाब दिया है ओआरओपी के संबंध में, ओआरओपी में जो प्रॉब्लम है। अब क्या क्या चीजें इसमें बताई है आर्मी हेडक्वार्टर ने, ये हम समझते हैं। सबसे पहले है ओआरओपी की विसंगतियां। ओआरओपी का मतलब पहले यहां पे समझाया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले ओआरओपी का मतलब समझाया आर्मी हेडक्वार्टर ने। ओआरओपी का मतलब है कि समान सेवा अवधि के साथ समान रैंक पर सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भले ही आपकी कोई सी भी रैंक हो, सेम रैंक, सेम लेंथ ऑफ सर्विस और फिर सेम पेंशन, और वो भी सेवानिवृत्ति की तारीख परवाह किए बिना। रिटायरमेंट की डेट की कोई चिंता नहीं है, सेम रैंक होनी चाहिए, सेम क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन की। तो सबसे पहले डेफिनेशन यहां पे समझा दी। फिर दोस्तों आगे का समझाया है पेंशन की दरों में भविष्य में होने वाली वृद्धि स्वचालित रूप से पिछले पेंशन भोगियों को दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन पीछे वालों को पास करी जाएगी। अब दोस्तों जैसा आपको पता है, जो आगे आ रहे हैं पेंशन, उनकी पेंशन कम है, जैसे कि जेसीओज रैंक या फिर एससीओज रैंक। जब उनकी पेंशन कम है तो फिर पीछे वालों को क्या मिलेगा? पीछे वालों की भी पेंशन कम हो रही है। हालांकि सिपाही, नायक, हवलदार की पेंशन बढ़ रही है, लेकिन जो जेसीओज रैंक है, एससीओज रैंक है, उनकी पेंशन घट रही है, क्योंकि जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन कम हो रही है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि जब तक आगे वालों की पेंशन नहीं बढ़ेगी, जब तक पीछे वालों को कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसमें सुधार करना चाहिए। हालांकि दोस्तों इन्होंने बताया है, इसका तात्पर्य है कि समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन दर के बीच के अंतर को पाटना। यानी जो पुराने पेंशनर्स हैं और जो आगे आने वाले पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में डिफरेंस को खत्म करना। दोस्तों पेंशन में डिफरेंस कहां खत्म हो रहा है? पेंशन में डिफरेंस तो बढ़ रहा है भाई। पुराने पेंशनर्स को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, बल्कि जो आगे आ रहे हैं उनकी भी पेंशन कम हो रही है। यानी पेंशन में एक खाई उत्पन्न हो रही है, डिफरेंस पैदा हो रहे हैं। फिर दोस्तों आगे का लिखा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 16 मार्च 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा 7 नवंबर 2015 को जारी ओआरओपी के सिद्धांत और तौर तरीकों को बरकरार रखा है। दोस्तों जैसा आपको पता है, ओआरओपी की विसंगतियों को सुधारने के लिए पहले आईईएसएम की टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में केस डाला गया था, जिसका निर्णय आया था दोस्तों 16 मार्च 2022 को। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो ओआरओपी भारत सरकार ने दी है उसमें कोई विसंगति नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जो भारत सरकार ने ओआरओपी बनाई है
वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है, यानी जो सरकार ने ओआरओपी दी है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। यानी जो सरकार ने घोषणा करी ओआरओपी की 7 नवंबर 2015 के लेटर के अनुसार, उसमें उन्होंने कोई गलती नहीं पाई ओआरओपी में। फिर दोस्तों आगे क्या लिखा है, 2024 के लिए ओआरओपी तालिकाएं पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। जैसा आपको पता है कि ओआरओपी 3 आपको मिल गई है, ऐसा इन्होंने बताया, जिसमें ओआरओपी योजना के तहत पेंशन, पारिवारिक पेंशन की दरों को दर्शाने वाली कुल 121 तालिकाएं दी है। 121 टेबल्स आपको मिली है ओआरओपी के सर्कुलर में, जो भारत सरकार का लेटर था ओआरओपी 3 का, उसमें। फिर क्या लिखा है, जहां 1 जुलाई 2024 को इन आदेशों के अनुसार संशोधित पेंशन 1 जुलाई 2024 को मौजूदा पेंशन पारिवारिक पेंशन से कम होती है, पेंशन को पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी के नुकसान के लिए संशोधित नहीं किया जाएगा। दोस्तों अब इन्होंने बता दिया कि अगर आपकी पेंशन एवरेज से नीचे जा रही है तो आपको एवरेज तक लाया जाएगा, अगर आपकी पेंशन एवरेज से ऊपर जा रही है तो फिर आपकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी जाएगी, फिर आपकी पेंशन नहीं बढ़ेगी। यानी मेन फॉर्मूला है एवरेज का, ऐसा इन्होंने बताया। यानी एवरेज के बेस पर ही ये काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एवरेज से नीचे जा रही है तो आपको एवरेज तक पहुंचाया जाएगा, आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। अगर एवरेज से ऊपर जा रही है तो आपकी पेंशन प्रोटेक्ट कर दी जाएगी। जैसे कि जेसीओज रैंक, जेसीओज ओआरओपी 1 के अनुसार पहले पेंशन ज्यादा ले रहे थे, ना ओआरओपी 2 में बढ़ी ना ओआरओपी 3 में बढ़ी। मैं सूबेदार की बात कर रहा हूं, ओआरओपी 2 में भी नहीं बढ़ी, ओआरओपी 3 में भी बढ़ी, यानी उनकी पेंशन कर दी यहां पे प्रोटेक्ट। भैया ये कैसी ओआरओपी है, हर एक 5 साल बाद ओआरओपी तो आ रही है, लेकिन पीछे वाले को कोई फायदा नहीं मिल रहा, 1 रुपए भी उनका नहीं बढ़ रहा, ऐसा क्यों? इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दोस्तों आगे क्या बताया, 1 जुलाई 2024 से लागू वर्तमान संशोधन समय पर किया गया है। अगली बार ओआरओपी संशोधन जुलाई 2029 में, जुलाई 2034 में, और इसी तरह हर एक 5 साल बाद संशोधन होगा। ओआरओपी के लाभ के अलावा वेतन का लाभ भी दिया जाएगा। अब दोस्तों इन्होंने बता दिया कि 1 जुलाई 2024 से आपको ओआरओपी 3 मिल गई। अब जो अगला रिवीजन होना है, जो आपको ओआरओपी 4 मिलेगी, वो मिलेगी जुलाई 2029 से, और फिर जो ओआरओपी 5 मिलेगी वो मिलेगी जुलाई 2034 से। यानी इन्होंने बता दिया कि हर एक 5 साल बाद आपका ओआरओपी रिवाइज होगा, आपको ओआरओपी टेबल मिलेगी। जैसे अभी ओआरओपी 3 मिल गई, फिर ओआरओपी 4 मिल जाएगी, फिर ओआरओपी 5 मिल जाएगी 2029 में, 2034 में। यानी ओआरओपी मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहेगा हर एक 5 साल बाद, ऐसा इन्होंने बता दिया। ये बात मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी कि ओआरओपी का जो सिलसिला है वो बंद नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ओआरओपी आपकी खत्म नहीं होगी, 1 रैंक 1 पेंशन आपको मिलेगी, आगे मिलेगी हर एक 5 साल बाद। अब देखने वाली यह बात है कि जो विसंगतियां निकल के आ रही है वो कब दूर होंगी। क्या विसंगतियां ऐसे ही चलती रहेंगी ओआरओपी 4 में, ओआरओपी 5 में? क्या आगे चलकर ये विसंगतियां खत्म होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है। हमें ओआरओपी नहीं चाहिए, हमें आगे ओआरओपी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि जो पेंशन में प्रॉब्लम है, जिस वजह से पेंशन कम हो रही है, रैंकों को फायदा नहीं मिल रहा, वो प्रॉब्लम दूर करी जाए। जी हां दोस्तों, चाहे तो कोई ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिससे आपकी पेंशन सुधर जाए। जी हां दोस्तों, तो भले ही अगर ओआरओपी दे भी रहे हैं तो उसमें फायदा तो दें, रैंकों को फायदा तो दिया जाए। इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यह बता दिया कि ओआरओपी 4 अगले 5 साल बाद मिलेगी, ओआरओपी 5 अगले 5 साल बाद मिलेगी, यह बताया उन्होंने। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों इन्होंने बताया इस योजना के तहत पेंशन में कमीशन भी दिया जाएगा। इस प्रकार 10 वर्ष की अवधि में पेंशन में 3 संशोधन किए जाएंगे, यानी 10 वर्ष की अवधि में 10 साल के बीच में लगभग 3 संशोधन आपके हो जाएंगे, 3 बार आपकी पेंशन बढ़ जाएगी। भैया पेंशन बढ़कर रही है, ओआरओपी आ तो रही है, रिवाइज तो हो रही है, लेकिन फायदा कहां मिल रहा है सही से? उल्टा पेंशन माइनस में जा रही है, ये सवाल है। अब दोस्तों इन्होंने बताया स्पर्श के बारे में, जो स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है बहुत सारी, उसके बारे में आर्मी हेडक्वार्टर क्या सोचता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या सोचता है। अब दोस्तों क्या लिखा है स्पर्श के बारे में, स्पर्श एक सीजीडीए संचालित परियोजना है जिसे अगस्त 2021 से सशस्त्र बलों में लागू किया गया। जैसा आपको पता है जो स्पर्श चलाया जा रहा है वो टीसीएस कंपनी के द्वारा चलाया जा रहा है, और मेन जो उसका हेड है वो है सीजीडीए। जैसा आपको पता है अगस्त 2021 से सशस्त्र बलों को इसका फायदा दिया गया, 2021 से आपको इसका फायदा मिला। स्पर्श में काफी पेंशनर्स को माइग्रेट कर दिया गया,
इसकी शुरुआत से ही सेवा मुख्यालय स्पर्श को स्थिर करने के लिए सीजीडीए, पीसीडीए और टीसीएस को सुविधा प्रदान कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यानी जो सेवा मुख्यालय है वो स्पर्श को बेहतर बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैसे बेहतर बना रहा है? सीजीडीए, पीसीडीए और टीसीएस को सुविधा प्रदान कर रहा है ताकि स्पर्श एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, ताकि हमारे पेंशनर्स को बिना किसी परेशानी के अपनी वैध पेंशन मिल सके। किसी भी परियोजना के लिए शुरुआती चरण में कुछ समस्याएं होंगी, इसलिए स्पर्श को भी स्थिरीकरण की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब इन्होंने बता दिया कि स्पर्श अभी बनाया गया है, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी कुछ ही सालों में यह बनाया गया है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम आ सकती है स्पर्श में, क्योंकि ये अभी डेवलप किया गया है। कुछ प्रॉब्लम हो सकती है स्पर्श में, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्पर्श को बंद कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी स्पर्श में प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम में सुधार किया जाएगा। जो पेंशनर्स को फेस हो रही है प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी, प्रॉब्लम दूर होगी, ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि सेवा मुख्यालय की निम्नलिखित पहलों के साथ अधिकांश मुद्दों का समाधान हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ने बताया कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम का समाधान किया गया है। और क्या बताया दोस्तों? टीसीएस की टीम को एजी के आदेश पर पीसीडी में तैनात किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी टीसीएस की जो टाइम टीम है उनको दोस्तों तैनात करा गया है। जैसा आपको पता है, पीसीडी स्पर्श बहुत ही अच्छी तरीके से मेलजोल के साथ काम कर रहे हैं, तो टीसीएस की जो टीम है वो भी लगी हुई है स्पर्श के साथ, पीसीडी के साथ, ताकि समय रहते स्पर्श में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर किया जाए एट ए टाइम। फिर क्या बताया? रक्षा मंत्रालय, सीजीडीए और टीसीएस के साथ नियमित बैठक। जो रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, सीजीडीए है, टीसीएस है, वो एक बैठक भी कर रहे हैं, लगातार इनकी मीटिंग चल रही है, ताकि जो स्पर्श में प्रॉब्लम आ रही है किस तरीके से उसको हल करना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मीटिंग में वो सुना जा रहा है, देखा जा रहा है। फिर क्या बताया? सीडीए पीडी मेरठ पुनर्नियुक्ति, एमएलसी आयकर, दो सिद्धि पेंशन रोक और बैंक संबंधी मामले, और सीडीए चेन्नई को कार्य का वितरण। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है सीडीए की भी अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि दोस्तों सीडीए चेन्नई हो गया या फिर सीडीए मेरठ हो गया, उनको भी इसका कार्यभार सौंपा गया है कि स्पर्श में आप चीजें देखें। फिर दोस्तों क्या बताया? सेवा मुख्यालय लगातार रक्षा सचिव के माध्यम से सीजीडीए, पीसीडीए के साथ जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, जो इनका मेन हेडक्वार्टर है वो भी दोस्तों निगरानी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सीजीडीए के साथ और पीसीडीए के साथ। और दोस्तों इनका जो पूरा काम है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, फिर सीजीडीए, फिर उसी के अंतर्गत सीडीए, उसी के अंतर्गत पीसीडीए और फिर स्पर्श, और फिर दोस्तों टीसीएस, जो इन सारे कामों को देख रही है टेक्निकल के रूप में। टीसीएस कार्यालय के साथ शेष मुद्दों को उठा रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है स्पर्श से जुड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम, वो टीसीएस देख रहा है। ऐसा दोस्तों इन्होंने स्पर्श से जुड़ी चीजों को बताया है। अब दोस्तों अगली मांग थी 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन। जी हाँ दोस्तों, यानी जो एडिशनल पेंशन मिलती है वो 80 स्टार्टिंग पे दिया जाए, ना कि 80 साल खत्म होने के बाद। इसके बारे में क्या सोचते हैं आर्मी हेडक्वार्टर वाले? जी हाँ दोस्तों, क्या सोच रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। 80, 85, 90, 95, 100 एज की आयु प्राप्त करने पर पेंशन भोगी निर्धारित दरों के अनुसार अतिरिक्त पेंशन के हकदार हैं। जैसा आपको पता है, अगर आपकी 80 साल खत्म होती है तो आपको 20% एडिशनल पेंशन है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 30%, 40% एज के अनुसार 85, 90, 95 ऐसे आपको अतिरिक्त पेंशन मिलती है। मूल पेंशन का क्रमश 20%, 30%, 40, 50 और 100। यह प्रावधान रक्षा कार्मिक कर्मचारियों के साथ साथ सिविल सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू है। जी हाँ दोस्तों, डिफेंस पेंशनर्स को इसका लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो सिविल के पेंशनर्स हैं उनको भी इसका लाभ मिलता है। अब दोस्तों ने क्या बताया? माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 79 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अर्थात 80 वर्ष के पहले दिन अतिरिक्त पेंशन देकर राहत दी थी। दोस्तों एक पहले निर्णय आया था गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, जिसमें दोस्तों एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे दिया गया, यानी जैसी 79 एज खत्म हुई पेंशनर की और जैसी 80 स्टार्ट हुई वैसी एडिशनल पेंशन का लाभ दिया 20%। माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय का निर्णय मौजूदा नीति के विपरीत है। इस मामले पर मंत्रालय विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा गया है।
मंत्रालय विभाग ने सूचित किया है कि उक्त निर्णय न्यायाधीशों के विशिष्ट है, हालांकि उन्होंने इस मामले को अपने संज्ञान में लिया है। दोस्तों उन्होंने बताया कि जो ये मामला आया ये हर एक पेंशनर्स पे लागू नहीं होगा, इस मामले को फिलहाल देखा जा रहा है, इसमें डिस्कस किया जा रहा है। फिर दोस्तों आगे का बताया ये भी हम जान लेते हैं। पेंशन संबंधी मामलों के नोडल विभाग होने के नाते इस मामले को कार्मिक एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग के साथ विचार विमर्श करने के लिए भेज दिया है। यानी दोस्तों ये मामला इन्होंने भेज दिया है डीओपीटी को ये मामला ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बेस पर देखा जाएगा कि जो एडिशनल पेंशन का लाभ है क्या वो 80 स्टार्टिंग पे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। फिर आगे का लिखा है, रक्षा मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि कार्मिक एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग की टिप्पणी प्राप्त होने के बाद ही इस मामले पर आगे ही कार्यवाही की जाएगी। जैसे कि डीओपीटी या फिर डीओपीपीडब्ल्यू की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आएगा इस पे, वैसी एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे दिया जाएगा। लेकिन अभी यह मामला फिलहाल बंद है, आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल खत्म होने के बाद ही दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी ये मामला अभी आगे उठाया डीओपीटी के पास या फिर डीओपीपीडब्ल्यू के पास, जब तक दोस्तों आपको एडिशनल पेंशन का लाभ 80 एज खत्म होने के बाद ही मिलेगा। अब दोस्तों अगला यहां पे पॉइंट बताया, पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली की कटौती के लिए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया आप कम्यूटेशन के बारे में, क्या कम्यूटेशन का पीरियड आपका कम हो सकता है, 15 साल से घटाकर 10 से 11 साल 12 साल हो सकता है, क्या आपकी वसूली बंद हो सकती है, इसके बारे में क्या बताया आर्मी हेडक्वार्टर ने, यह भी हम जान लेते हैं। 15 वर्षों के बाद पेंशन की बहाली भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1986 में पारित एक निर्णय पर आधारित थी। जैसा दोस्तों आपको पता है अभी आपके 15 साल है, 15 साल तक आपकी कम्यूटेशन की वसूली होती है, पेंशन में से आपकी रिकवरी होती है 15 साल तक। और दोस्तों ये भी किसी नियम के तहत है, जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1986 में पारित एक निर्णय पीआरए भाग 1 2008 के विनियम 163 के अनुसार जिन पेंशन भोगियों ने पेंशन के स्वीकार्य हिस्से को कम्यूट किया वे 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्यूट किए गए हिस्से को बहाल करने के हकदार हैं। आज की तारीख में पेंशन के कम्यूट किए गए मूल्य की अवधि को 15 वर्ष से पहले संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इन्होंने बता दिया कि जो आपकी वसूली है वो 15 साल बाद ही खत्म होगी, 15 साल बाद ही आपकी पेंशन रिस्टोर हो पाएगी। 15 साल से पहले आपकी वसूली खत्म करने का कोई प्रावधान नहीं है और ना ही पीरियड कम करने का कोई प्रावधान है। 15 साल का ही पीरियड भारत सरकार ने यहाँ पे बनाया है रूल के अंतर्गत। अब दूसरे पैरा में क्या लिखा है, 12 वर्षों के बाद पेंशन के कमिटेड मूल्य को बहाल करने की याचिका के आधार पर एएफटीपीबी नई दिल्ली ने 24 जुलाई 2024 के अपने आदेश के माध्यम से निर्देश दिया था। जैसा आपको पता है पहले एएफटी नई दिल्ली ने इसमें फैसला दिया था कि जो कम्यूटेशन का पीरियड है उसे कम कर दिया जाए, 12 साल कर दिया जाए, और जो आगे की रिकवरी हो रही है पेंशन की उसे बंद कर दिया जाए। फिर दोस्तों इसमें आगे का लिखा है, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 सितंबर 2024 के आदेश के माध्यम से उक्त आदेश पर रोक लगा दी है। फिर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एएफटी दिल्ली का फैसला आया था उस पर स्टे लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, तो अभी भी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का स्टे लगा हुआ है एएफटी दिल्ली के फैसले पे। इसलिए दोस्तों जो आपका कम्यूटेशन की रिकवरी है वो 15 साल तक ही जारी रहेगी, 12 साल 11 साल नहीं होगी और ना ही आपकी रिकवरी बंद होगी। अभी यह मामला फिलहाल बंद है। जी हाँ दोस्तों, जब तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिल्ली एएफटी के फैसले पर स्टे नहीं हटता, जब तक आपका पीरियड 15 साल का ही रहेगा। हालांकि दोस्तों कुछ केस एडमिट हो रहे हैं कोर्टों में, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, आपके केस एडमिट हो जाएंगे, मामला भी शायद आपके फेवर में आ जाए, लेकिन आपकी रिकवरी बंद नहीं हो पाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जब तक ये स्टे नहीं हटेगा, जब तक आपके मामले लटके रहेंगे, बीच में प्रोसेस में रहेंगे, आपके केस ले लिए जाएंगे, एडमिट हो जाएंगे, लेकिन वो प्रोसेस में रहेंगे, पूरी तरीके से आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले जो दिल्ली हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है दिल्ली एएफटी के फैसले पर कम्यूटेशन पे, पहले वो स्टे हटाया जाए, पहले वो स्टे हटाया जाए, तभी आपके केस आगे सक्सेसफुल आगे हो पाएंगे, तभी आपकी रिकवरी बंद हो पाएगी या फिर पीरियड कम हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों एएफटी लखनऊ का भी एक फैसला है, एएफटी लखनऊ का भी एक साफ आदेश है जिसमें दोस्तों पीरियड कम कर रखा है, जो रिकवरी है वो 15 साल से घटाकर 12 साल कर रखी है। तो उसके बेस पर भी कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोस्तों थोड़ा टाइम चाहिए, एकदम से ये निर्णय नहीं लिए जाते, थोड़ा इसमें संयम बरतना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। बाकी देखेंगे कि आगे कार्रवाई क्या होती है। फिलहाल दोस्तों इन्होंने यही बता दिया कि जो पहले दिल्ली एएफटी का फैसला आया था उस पर ही स्टे लगा दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो इस वजह से ये मामला फिर रुक गया है, तो इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते।
तो दोस्तों ये जवाब दिया है दोस्तों आर्मी हेडक्वार्टर ने। ये सारे जवाब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और दोस्तों इसके बेस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। जो एजी ब्रांच के द्वारा जवाब दिया गया है, आर्मी हेडक्वार्टर का जवाब दिया गया है, ये कोई संतोषजनक जवाब नहीं है जिससे हम खुश हो सके या फिर हम कोशिश ना करें। ऐसा दोस्तों कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये बता दिया कि इस लेटरों के आधार पे ये किया जा रहा है, फलाना ये किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब बताया। लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता इनके जवाब से, कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा इन सभी प्रॉब्लम का। सिर्फ बता दिया कि ये है, कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों बस यही लेटर मैंने आपको समझाया। बाकी देखेंगे कि एक्चुअल में सोल्यूशन क्या निकलता है और कौन इसका सोल्यूशन निकालता है। खाली लिख देने से, समझाने से इससे कोई असर नहीं होगा। मेन है सोल्यूशन। इन पॉइंटों का सोल्यूशन निकलना चाहिए। यही है दोस्तों हमारा मकसद। तो दोस्तों बस यही जानकारी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।